Hello friends, welcome to editorial analysis by Simplified Civil Services। आज 1 मई को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। 2 आर्टिकल द हिंदू से लिए गए हैं और एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कल आया था वो रह गया था हमारा, उसे आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे। वो है वाई आर अनक्लास्ड फॉरेस्ट मिसिंग। इस आर्टिकल में फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 के बारे में बात करेंगे। उसके रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उस पर चर्चा की जाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई है उसके बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है और उसका किस तरीके से कंप्लायंस किया जा रहा है। स्टेट एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स की चर्चा करेंगे और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट किस तरीके से मिसिंग हो रही है इस पे बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से और प्रीलिम्स के लिए यार आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 पूछा जा सकता है, क्योंकि एक नए क्वेश्चन आपको एक्ट के ऊपर एनवायरनमेंट एक्ट पे आता ही आता है। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुने, अच्छे से नोट्स बनाएं। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो द हिंदू से लिया गया है, इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट। ये आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रीट वेंडर्स के जो भी इश्यूज़ हैं उसे डिस्कस करेंगे। सरकार के द्वारा जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसे डिस्कस करेंगे। जो एक्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 2014 का स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन एक्ट, इसके बारे में बात करेंगे। उसमें क्या इश्यूज़ हैं उसे चर्चा करी जाएगी और स्वनिधि स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे। जो नए चैलेंजेस फेस करने वाले हैं स्ट्रीट वेंडर्स वो भी हाईलाइट किया जाएगा। पूरा एक मेंस का क्वेश्चन आप तैयार करेंगे जो कि इंडियन सोसाइटी में आपको पूछा जा सकता है। हमारा लास्ट आर्टिकल है कोविड वैक्सीन लिंक टू ब्लड क्लॉट्स, द लॉ सूट इन यूके ऑन कोविशील्ड। इंपॉर्टेंट है, इंडियन एक्सप्रेस में आया है, एक्सप्लेन्ड में ये आर्टिकल दिया गया है। प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है और इनफैक्ट मेंस में भी आ सकता है। जो कोविड वैक्सीन है उसके जो डिसएडवांटेज हैं, जो उसके एडवर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं वो क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारी जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे दी गई होगी। मोर में क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा आप जो है सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च भी कर सकते हैं और डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वाई आर अनक्लास्ड फॉरेस्ट मिसिंग। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एनवायरनमेंट मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल में हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 के बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन लगाई गई है उसका जो ऑर्डर है उससे रिलेटेड एस्पेक्ट कवर करेंगे। इसके अलावा स्टेट एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट्स हैं उसकी चर्चा की जाएगी। इस रिपोर्ट्स के हिसाब से जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट आइडेंटिफाई की गई है वो कितनी है और किस तरीके से रिपोर्ट आई हुई है, ये सारे एस्पेक्ट इस आर्टिकल में कवर किए जाएंगे। मेन आपके लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 है। इसके ऊपर आपको मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके प्रोविजंस और इसमें जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में आ सकता है और प्रीलिम्स में भी आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 के बारे में पूछा जा सकता है। तो प्री और मेंस पर्सपेक्टिव से ये जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल शुरू करते हैं। आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है ये देख लेते हैं। 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए। उन्हें कहा गया था कि जितनी भी स्टेट एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है अपनी वेबसाइट पे अपलोड करिए, उसे पब्लिक करिए। और इसी ऑर्डर का कंप्लायंस करते हुए जो मिनिस्ट्री है उन्होंने SEC रिपोर्ट को अपलोड कर दिया है। इसकी फाइंडिंग्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आप मेंस में भी कोट कर सकते हैं और प्रीलिम्स के लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। डेटाबेस चीज़ें आपको कई बार पूछ ली जाती है। अब ये एक्चुअल में SEC रिपोर्ट है क्या, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा। हिस्ट्री टाइमलाइन की बात कर लेते हैं और शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट से, TN गोदावर्मन जजमेंट केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसको आपका पता होना चाहिए कि इसमें क्या हुआ था। प्रीलिम्स में ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है इसी बार 2024 में, क्योंकि लगातार ये न्यूज़ में था।
FCA एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में पास हुआ था, लेकिन इसमें जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन थी वो बहुत नैरो डेफिनेशन थी और उसी को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन थी उसमें मेनली वो फॉरेस्ट इंक्लूडेड की गई थी जो कि नोटिफाइड फॉरेस्ट है। इसका मतलब जो सरकार के द्वारा नोटिफाई की गई है उसी को लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा अंडर FCA एक्ट 1980, ठीक। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है उसको बदल दिया गया और जो नई फॉरेस्ट की डेफिनेशन थी वो डिक्शनरी वाली डेफिनेशन कर दी गई। इसका मतलब डिक्शनरी डेफिनेशन के हिसाब से जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है वो क्या है, ऑल कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप एंड नोटिफिकेशन स्टेटस वुड बी इंक्लूडेड अंडर द एम्बिट ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इसमें कहा गया कि जो फॉरेस्ट होगी चाहे उसकी ऑनरशिप प्राइवेट हो या पब्लिक हो, चाहे उसे सरकार के द्वारा नोटिफाई किया गया हो या फिर नहीं किया गया हो, जितनी भी कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट होगी सबको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर। अब इससे हुआ क्या, इसके कारण जो प्राइवेट फॉरेस्ट है अगर उन्हें भी इस लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज़ करना होता है तो उन्हें केंद्र सरकार की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो वो सारी की सारी फॉरेस्ट जो कि अनक्लासिफाइड है या फिर प्राइवेट फॉरेस्ट है उन सबको भी केंद्र सरकार के अप्रूवल की ज़रूरत होगी। इसलिए 2023 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और दोबारा से जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है उसे नैरो करने की कोशिश की गई है और इसलिए बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट जो नया फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। और सेम चीज़ पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा भी कहा गया है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने जब ये एक्ट पास हुआ उसके बाद जो है उन्होंने सरकार से पूछा कि आपने जो एक्ट पास किया है ये तो सुप्रीम कोर्ट के 1996 के जजमेंट के अगेंस्ट है और इसमें जो अननोटिफाइड फॉरेस्ट है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, उसे भी लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए था इस जजमेंट के हिसाब से, लेकिन आप तो नहीं कर रहे हैं। तो उस समय जो मिनिस्ट्री थी उन्होंने कमेटी को एश्योरेंस दिया कि जो अमेंडमेंट एक्ट है वो एप्लीकेबल होगी SEC, स्टेट एक्सपर्ट कमेटी आइडेंटिफाइड अनक्लास फॉरेस्ट के ऊपर। इसका मतलब जो स्टेट एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा फॉरेस्ट आइडेंटिफाई की होगी एज अ अनक्लास्ड फॉरेस्ट उन्हें भी लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था 1996 का उसमें एक और ऑर्डर दिया गया था। उसमें ये कहा गया था कि सारे स्टेट को स्टेट एक्सपर्ट कमेटी बनानी होगी और आइडेंटिफाई करना होगा जितनी भी अनक्लास्ड फॉरेस्ट है। इसके बाद जब ये स्टेटमेंट कमेटी को मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया तो RTI फाइल की गई और सरकार से मांगा गया कि आप ऐसा करिए, SEC की जो रिपोर्ट्स है वो पब्लिक कर दीजिए। तो सरकार ने कहा कि उनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं और इसलिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो है ऑर्डर इशू किया और केंद्र सरकार को कहा कि वो जितनी भी SEC रिपोर्ट हैं उन सबको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे और पब्लिश करेंगे। और फाइनली जो केंद्र सरकार है उनके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश कर दी गई है। नाउ जो रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। दे रिवील अ ग्रिम पिक्चर। नो स्टेट हैज़ प्रोवाइडेड वेरीफाइबल डेटा ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनक्लास्ड फॉरेस्ट, लोकेशन ऑफ अनक्लास्ड फॉरेस्ट और स्टेटस ऑफ अनक्लास्ड फॉरेस्ट। इसका मतलब कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसने वेरीफाइबल डेटा दिया हो रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनक्लास्ड फॉरेस्ट। इनफैक्ट 7 ऐसे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिन्होंने SEC को कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में कहा था लेकिन आज तक के 2023 हो गई है अभी तक के स्टेट एक्सपर्ट कमेटी बनाई ही नहीं है। जब कमेटी ही नहीं है तो फिर रिपोर्ट कहाँ से होगी। कौन कौन से स्टेट यूटी हैं? गोवा, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। ये 7 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जिन्होंने SEC का गठन या कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं किया है। टोटल 23 ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने SEC रिपोर्ट जमा करी है केंद्र सरकार को और उन्हीं रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, अपलोड किया गया है वेबसाइट में। इसमें से 17 ऐसे हैं जिन्होंने कोर्ट डायरेक्टिव्स के हिसाब से ये रिपोर्ट बनाई है। 6 अभी भी इसी ऐसे हैं जिन्होंने रिपोर्ट बस दे दी है,
फॉर्मेलिटी के लिए जो कोर्ट के डायरेक्टिव्स हैं उसे फॉलो नहीं किया गया है। बहुत सारे स्टेट्स का ये भी कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने केवल 1 महीने का समय दिया था, जो कि सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि नेचर ऑफ वर्क बहुत वॉल्यूमिनस है और इसलिए जल्दबाजी में अगर हम रिपोर्ट तैयार करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और बिल्कुल ऐसा हुआ भी है। बहुत सारे स्टेट ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो उसमें किसी भी तरह का जो सर्वे है वो नहीं किया गया है, डिमार्केशन ऑफ अनक्लास फॉरेस्ट प्रॉपरली नहीं की गई है, बस जो है रिपोर्ट जैसे तैसे फॉर्मेलिटी के लिए बना करके दे दी गई है। तो ये हमारे कुछ इश्यूज हो जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट इशू क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। जैसे कि नो स्टेट और यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ फॉरेस्ट। रिपोर्ट में ये तो लिख दिया है कि अनक्लास फॉरेस्ट का एरिया कितना है, लेकिन स्टेट में उसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो नहीं दिखाई गई है, दर्शाई गई है। मेनली जो जोग्राफिकल लोकेशन दिखाई गई है वो प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट की दिखाई गई है। ओवरऑल जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट का एरिया है वो दिया गया है, लेकिन पर्टिकुलरली कौन से डिस्ट्रिक्ट में या कौन से प्लेस में कितनी अनक्लास्ड फॉरेस्ट है ऐसा कुछ भी चीज़, ऐसी कोई डिटेल्स नहीं दी गई है। इसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण इशू है वो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और जो एसईसी रिपोर्ट है, दोनों के डेटा में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी और डिफरेंस देखने को मिल रहा है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आप जानते हैं, इकलौती ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि फॉरेस्ट सर्वे करता है और रिपोर्ट बनाता है। तो इनका जो डेटा है और एसईसी का डेटा, इसमें बहुत डिफरेंस है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया है, गुजरात का एसईसी रिपोर्ट के हिसाब से अनक्लास फॉरेस्ट है 192.24 स्क्वायर किलोमीटर की, और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने 1995 और 99 के बीच में जो रिपोर्ट दी थी उसके हिसाब से जो अनक्लास फॉरेस्ट थी वो कितनी थी, 4577। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देखेंगे 4200 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो इससे दो चीज़ें क्लियर होती है। एक तो इतने सालों में ये फॉरेस्ट को काट दिया गया होगा पॉसिबली, या फिर दूसरी चीज़ जो यहाँ पर समझ में आती है वो ये है कि प्रॉपर सर्वे नहीं हुआ है। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो यहाँ पर क्लियर हो रही है कि अगर एसईसी में जो आइडेंटिफाई किया जा रहा है अनक्लास फॉरेस्ट को, इसे डेलिबरेटली अगर सरकार कम आइडेंटिफाई करती है तो जो बची हुई अनक्लास फॉरेस्ट होगी उसको आराम से नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। उसे लीगल जो प्रोटेक्शन दिया जा रहा था फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सिर्फ एसईसी के द्वारा आइडेंटिफाई जो अनक्लास फॉरेस्ट है उसे ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, और यही चीज़ मिनिस्ट्री ने भी पार्लियामेंट कमेटी को कही थी। तो ये हमारे कुछ इश्यूज निकल कर आ रहे हैं। अब इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या होंगे, ये इंडिया का जो इकोसिस्टम है, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, इस रिजीम को थ्रेटन करता है, इसे खतरे में डालता है। कैसे खतरे में डालता है, अगर अनक्लास्ड फॉरेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं किया तो ये सारी की सारी फॉरेस्ट किसी और पर्पस के लिए डाइवर्ट कर दी जाएगी विदाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, और आसानी से इन फॉरेस्ट लैंड एरियाज़ को कन्वर्ट किया जा सकेगा फॉर एनी डेवलपमेंट पर्पसेस। तो यहाँ पर वही डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट वाली जो डिबेट है दोबारा से आ जाती है। इंडिया के जो टारगेट्स हैं, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में जो टारगेट बनाए थे, क्या टारगेट बनाए थे कि इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर होगा प्लेन एरिया में वो 33% के अराउंड होना चाहिए और हिल एरिया में 66% के अराउंड होना चाहिए। ये टारगेट से हम और दूर चले जाएंगे। इंडिया ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, उसे खो दी है हास्टिली ये रिपोर्ट्स तैयार करके, प्रॉपरली सर्वे ना करके। अगर इंडिया चाहता है कि वो ये टारगेट अचीव करे तो उनके पास जो है दोबारा से प्रॉपरली स्टेट एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा प्रॉपर सर्वे करके, प्रॉपर रिपोर्ट बना के और प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके जो अनक्लास फॉरेस्ट है उसको, इन टारगेट्स को अचीव कर सकता है, और ओवरऑल जो इंडिया के ग्लोबल लेवल पर भी ऑब्जेक्टिव है उसे भी अचीव कर सकता है, जो हमारे क्लाइमेट टारगेट्स हैं उसे भी अचीव कर सकता है। तो ये एक अच्छा चांस है और इंडिया को दोबारा से एसईसी रिपोर्ट बनानी चाहिए और फिर उसे पब्लिश करना चाहिए, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं उसका भी प्रॉपरली क्या हो सके, इम्प्लीमेंटेशन हो सके। ये हमारा पूरा आर्टिकल था, चीज़ें आपको पूरी की पूरी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आर्टिकल है इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 इंडियन सोसाइटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनके जो इश्यूज़ हैं और जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं।
इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनके लिए क्या किया जा रहा है, तो इनिशिएटिव के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, और उसके इम्प्लीमेंटेशन पे क्वेश्चन किया जा सकता है। ये सारे एस्पेक्ट इस आर्टिकल के थ्रू एड्रेस किए जाएंगे। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर एक्ट के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल शुरू करते हैं। स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 मई 1 को नोटिफाई किया गया था। इसका मतलब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 1 मई 2014 से शुरू हो गया था और ऑलमोस्ट 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बावजूद भी इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिल रहे हैं। जो प्रोविजंस बनाए गए थे वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव प्रोविजंस थे, लेकिन इसे प्रॉपरली ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर की अगर बात करें तो हर सिटी में लगभग 2.5% पॉपुलेशन स्ट्रीट वेंडर्स की होती है और ये मल्टी फैसेटेड रोल अदा करते हैं सिटी लाइफ में। क्या आप मुंबई को बिना वड़ा पाव के इमेजिन कर सकते हैं, या फिर साउथ इंडिया या चेन्नई में जो रोड साइड डोसा मिलते हैं वो चेन्नई को बिना उस रोड साइड डोसा के इमेजिन कर पाएंगे? तो स्ट्रीट वेंडर इंडिया के कल्चर का इंटीग्रल पार्ट है। चाहे सब्जी वाले की दुकान हो, चाहे फ्रूट्स की अवेलेबिलिटी हो आपके घर तक, ये सारी चीज़ें स्ट्रीट वेंडर प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ जो फूड है वो भी बहुत सस्ते में प्रोवाइड किया जाता है स्ट्रीट वेंडर्स के द्वारा। बहुत सारे स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने बाहर जा रहे हैं आप लोग, आपके पास जो पैसा आता है वो बहुत ही कम बजट का होता है और आपको अगर खाना है, मोमोज़ खाने हैं, चाइनीज़ खाना है, बर्गर खाना है, तो आप जो है मैकडी बहुत रेयर केसेस में जाते हैं। अगर आपको डेली चीज़ें बाहर खाने की आदत है या अच्छा पसंद है तो आप जनरली स्ट्रीट वेंडर्स के पास ही जाते हैं। तो सस्ते में फूड अवेलेबल कराना भी स्ट्रीट वेंडर्स की ही खासियत है। उनके पास स्किल होती है और वो उस स्किल का यूज़ करके सस्ते में फूड प्रोवाइड करते हैं लोकल रेसिडेंट्स को, जो बाहर से माइग्रेंट्स आए हैं उनको, जो बच्चे एजुकेशन के लिए आए हैं उनको। तो स्ट्रीट वेंडर का रोल अगर देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है सिटी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, और इसी रियलिटी को एक्नॉलेज करते हुए ये एक्ट को बनाया गया था, जिसके थ्रू जो आपके स्ट्रीट वेंडर हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा था, उन्हें रेगुलेट किया जा रहा था विथ स्टेट लेवल रूल्स एंड स्कीम्स एंड एग्जीक्यूशन बाय अर्बन लोकल बॉडीज़। केंद्र सरकार ने लॉ बना दिया, जो रूल्स है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो अर्बन लोकल बॉडीज़ करेगी थ्रू बायलॉज, प्लानिंग एंड रेगुलेशन। अब कुछ प्रोविजंस की बात कर लेते हैं जो कि एक्ट में दिए गए हैं। जो एक्ट है उसने क्लियरली डिलिनेट किया है द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ वेंडर्स एंड वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट। वेंडर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल रहेगा, और नेशनल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स रोल, एंड लोकल अर्बन बॉडी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। इस एक्ट ने पॉजिटिव अर्बन रोल ऑफ वेंडर्स को रिकॉग्नाइज किया है और एक्सेप्ट किया है कि जो लाइवलीहुड प्रोटेक्शन है उसकी ज़रूरत है स्ट्रीट वेंडर्स को। इट ऑल्सो कमिट्स टू अकोमोडेटिंग ऑल एग्जिस्टिंग वेंडर इन वेंडिंग जोन्स एंड इशूइंग वेंडिंग सर्टिफिकेट। जितने भी वेंडर्स वेंडिंग जोन्स में काम कर रहे हैं उन्हें वेंडिंग सर्टिफिकेट इशू करने के भी प्रोविज़न इस एक्ट में दिए गए हैं। ये जो एक्ट है इसके थ्रू पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी बनाया गया है थ्रू टाउन वेंडिंग कमेटी फॉर्मेशन। टाउन वेंडिंग कमेटी को फॉर्मुलेट करने की बात की गई है एट द लोकल लेवल, जिसके थ्रू पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को बढ़ावा दिया गया है। इस जो टीवीसी है इसमें लगभग 40% जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो स्ट्रीट वेंडर रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। इसका मतलब टोटल 100 में से अगर देखें तो 40 मेंबर जो है स्ट्रीट वेंडर रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, और इस 40 के अंदर 33% जो है महिलाएं होनी चाहिए। और इस कमेटी का जो टास्क है वो बेसिकली क्या रहेगा कि जितने भी एग्जिस्टिंग वेंडर्स हैं उन्हें वेंडिंग जोन के अंदर इंक्लूड करना है ना। एक वेंडिंग जोन बना दिया गया है, डिमार्केट कर दी गई है बाउंड्री, यहाँ पर पर्टिकुलर वेंडर्स काम कर सकते हैं और उसी वेंडिंग जोन के अंदर सारे जितने भी वेंडर्स काम कर रहे हैं उन्हें इंक्लूड करना इस कमेटी का मेन टास्क है। एडिशनली द एक्ट आउटलाइन मैकेनिज्म फॉर एड्रेसिंग ग्रीवेंसेस एंड डिस्प्यूट
प्रपोजिंग द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीवियांस रिड्रल्स कमिटी चेयर्ड बाय अ सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एक्ट में ग्रीवियांसेस एंड डिस्प्यूट को एड्रेस करने के लिए ग्रीवियांस रिड्रेसल कमिटी बनाई गई है, जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सिविल जज के द्वारा चेयर की जाएगी। तो ये हमारे एक्ट के कुछ प्रोविजंस हो जाएंगे। अब इसके जो इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। थ्योरी में तो ये एक्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, और क्या क्या इश्यूज हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को फेस करना पड़ रहा है, चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, उसकी बात करते हैं। 3 ब्रॉडर चैलेंजेस के यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ये देखा जा रहा है कि जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनका हरासमेंट और इविक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जबकि एक्ट के अंदर उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, स्ट्रीट वेंडर को रेगुलेट किया गया है। रिसेंटली वड़ा पाव वाली दीदी का आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, या फिर सोशल मीडिया में या ट्विटर पे कहीं तो देखा होगा, बड़ा फेमस हो गई है, उन्हें बाहर किया जा रहा था पुलिस वालों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स का इविक्शन हो रहा है, बहुत सारे ये केसेस देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें पैसे देना पड़ता है, घूस देनी पड़ती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर को अगर उन्हें दुकान लगानी है तो, और स्ट्रीट वेंडर को बहुत ज़्यादा हरास कर दिया जाता है। कभी कभी जो है टीम आती है सर्वे पे, देखती है कि ये रोड में जो है कचरा है, किसके कारण है, स्ट्रीट वेंडर्स के कारण। रोड में भीड़ है, किसके कारण है, स्ट्रीट वेंडर। तो उनके साथ बहुत हरासमेंट होता है, उनकी दुकानें तोड़ दी जाती है, इस तरह के इश्यूज़ उन्हें फेस करना पड़ रहा है। और जब ये सारी चीज़ जब उन्हें एक्ट के थ्रू प्रोटेक्शन प्रोवाइड है, उसके बावजूद भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। इसका मेन रीज़न क्या है, जो ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट है वो आउटडेटेड ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट है। उनके हिसाब से जो वेंडर्स हैं वो इलीगल एंटिटी है, और उन्हें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अर्बन सिटी को सुंदर रखना है, अर्बन एरिया के स्पेस को सुंदर रखना है, तो उसमें सबसे पहले जो स्ट्रीट वेंडर्स होंगे उन्हें बाहर करना ज़रूरी हो जाएगा। इस तरह की जो ब्यूरोक्रेटिक सोच है वो आज भी हमें देखने को मिल रही है। जो अवेयरनेस है लोगों में वो भी बहुत कम है, जो सेंसिटाइजेशन अबाउट द एक्ट है वो भी बिल्कुल नहीं है, और इसी के कारण जो लोग हैं, मीडिया है, ब्यूरोक्रेसी है, वो स्ट्रीट वेंडर्स को इलीगल एंटिटीज़ की तरह देखते हैं और चाहते हैं कि उनको जो है सबसे पहले बाहर किया जाए इस एरिया से। कुछ भी इशू होता है तो सबसे पहले जो लोकल वेंडर्स होते हैं उन्हीं को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। आप गाड़ी चला रहे हो, बहुत भीड़ है, तो आप यही बोलेंगे ये ठेले वाले ने लगा के रखा है। आपका गुस्सा पूरा ठेले वाले पे ही रहता है, भले ही आप जा करके थोड़ी देर बाद चिल हो करके वहाँ पर बैठ के शिकंजी पी रहे हो, लेकिन उस वक्त सबसे पहले क्रिटिसाइज़ ठेले वाले को ही किया जाता है। इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है इन टाउन वेंडिंग कमेटी वो टोकनिस्टिक है, सिंबॉलिक है, उसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नाम का है। तो ये कुछ इश्यूज जो है फेस करना पड़ रहा है किसको, लोकल वेंडर्स को। नेक्स्ट चैलेंज क्या है, सेकेंड चैलेंज है गवर्नेंस लेवल पर। एग्जिस्टिंग अर्बन गवर्नेंस मैकेनिज्म की बात करें तो बहुत वीक है। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर अर्बन लोकल बॉडी सेटअप तो की गई थी, लेकिन इनके बहुत सारी पावर किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ये पावर डिवॉल्यूशन किया जाएगा स्टेट के द्वारा तो ही इनके पास ये पावर होगी, और मैक्सिमम केसेस में हमें ये देखने को मिलता है कि जो स्टेट है उन्होंने अपनी पावर नहीं छोड़ी है, और अर्बन लोकल बॉडीज़ बहुत ज़्यादा वीक है, उनके पास सफिशिएंट पावर नहीं है, सफिशिएंट फंड नहीं है, कैपेसिटी नहीं है इस एक्ट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसके साथ साथ अगर हम स्कीम्स की बात करें, जैसे कि स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, अमृत स्कीम्स हो गए, ये सारी स्कीम को अगर देखें तो इनमें जो पॉलिसी प्रायोरिटी है वो क्या है कि सिटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बेहतर बनाना है, सिटी को क्लीन बनाना है। लेकिन इस स्कीम में मेन जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको इग्नोर किया गया है, उनको इंक्लूड कहीं भी नहीं किया गया है। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि स्ट्रीट वेंडर फेस कर रहे हैं। थर्ड, एट सोसाइटल लेवल। थर्ड सोसाइटल लेवल पर क्या इशू है ये देख लेते हैं। जो सिटी है, वर्ल्ड क्लास सिटी, वो टेंस टू बी एक्सक्लूशनरी होती है। वहाँ पर हाई प्रोफाइल लोगों को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, उन्हीं की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया जाता है। इनफैक्ट
जो वर्ल्ड क्लास सिटी होगी वहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स को मार्जिनलाइज किया जाता है, स्टैग्मेटाइज किया जाता है। उनके हिसाब से ये अर्बन डेवलपमेंट में ऑब्स्टेकल्स हैं, उन्हें गंदगी की तरह देखा जाता है, जो अभी हम सारी चीज़ें ऊपर भी डिस्कस कर रहे थे। और ये सारी चीज़ें जब कि वो अर्बन इकॉनमी में बहुत ज़्यादा जो है क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। सस्ते में फूड प्रोवाइड करना, इसके बाद इजीली जो है आपको सारी चीज़ें अवेलेबल कराना, घर पे पहुंचा के देना, सब्जी वाले ये सारी चीज़ें करते हैं। तो इकॉनमी में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अर्बन इकॉनमी में, उसके बावजूद भी उन्हें मार्जिनलाइज और स्टैग्मेटाइज किया जाता है। ये सारे इश्यूज और चैलेंजेस सिटी की जो डिज़ाइन है, अर्बन पॉलिसी है और पब्लिक परसेप्शन है उनके नेबरहुड का, इन सारी चीज़ों में दिखाई देते हैं। और ये चैलेंजेस स्ट्रीट वेंडर्स को फेस करना पड़ता है। अब सॉल्यूशन क्या होगा ये देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन तो ये है कि इनिशियली जो सरकार है उन्हें टॉप डाउन अप्रोच पे फोकस करना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। प्रॉपरली डायरेक्शन और मैनेजमेंट की ज़रूरत है टॉप से लेकर बॉटम तक। उसके बाद धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। इनिशियली तो जो चीज़ें प्रॉपर नहीं हो रही है उसके लिए मिनिस्ट्री को डंडा करना पड़ेगा, गाइडलाइन पहुंचानी पड़ेगी, स्टेट को बोलना पड़ेगा आप इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, अर्बन लोकल बॉडी को पावर क्यों नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीज़ करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ डिसेंट्रलाइजेशन करना भी ज़रूरी है। धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज अगर करेंगे, अर्बन लोकल बॉडीज़ को पावर दी जाएगी तो इफ़ेक्टिव तरीके से इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। जो डाइवर्स नीड है स्ट्रीट वेंडर्स की उनको फुलफ़िल की जा सकेगी। इस रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पीएम स्वनिधि स्कीम जो है शुरू की थी, जिसमें स्ट्रीट वेंडर को माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है जो कि राइट डायरेक्शन में है। इसी तरीके से जो केंद्र सरकार है उन्हें इंटरवेंशन लेने की ज़रूरत है और मेनली जो फोकस करना है वो डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस करना है, ताकि गवर्नेंस इम्प्रूव हो सके, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनकी कैपेसिटी इम्प्रूव हो सके और वो प्रॉपरली स्ट्रीट वेंडर्स को सिटी में अकोमोडेट कर सके, उनको प्रॉपरली रेगुलेट कर सके, उनका हरासमेंट भी कम हो सके। इसके अलावा अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों में जो परसेप्शन बना हुआ है कि जो स्ट्रीट वेंडर हैं वो अर्बन डेवलपमेंट के लिए रोड़ा हैं, वो बिल्कुल नहीं है। इसके अगेंस्ट में जो अवेयरनेस कैंपेन है उसे चलाने की ज़रूरत है, उनके रोल को दर्शाने की ज़रूरत है, ताकि जो पब्लिक परसेप्शन है उसे भी बदला जाए। इसके साथ साथ जो टीवीसी है, टाउन वेंडिंग कमेटी, इसका जो मैंडेट है उसको फुलफ़िल करने की ज़रूरत है। ये बॉडी जो है सिर्फ नाम की बॉडी बनी है, इसे काम की बॉडी बनाने की ज़रूरत है। इसमें महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है उसे इंश्योर करने की ज़रूरत है। सिर्फ नाम का रिप्रेजेंटेशन ना हो, प्रॉपर डेलिब्रेशन होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। ये बॉडी में 40% जो रिप्रेजेंटेशन स्ट्रीट वेंडर्स का मैंडेट किया गया है इसको इंश्योर करना चाहिए और उसके बाद प्रॉपर डिस्कशन के बाद जो भी प्लानिंग है, गाइडलाइंस है, उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अर्बन स्कीम्स हो, सिटी प्लानिंग गाइडलाइंस हो या फिर पॉलिसीज़ हो, सबको बदलने की ज़रूरत है और सब में स्ट्रीट वेंडर्स को इंक्लूड करने की ज़रूरत है। स्ट्रीट वेंडर्स को इन सब में कहीं ना कहीं सेंटर पोजीशन देने की ज़रूरत है, चाहे वो स्मार्ट सिटी मिशन हो, अमृत मिशन हो, जितनी भी आपकी ये स्कीम है इसमें स्ट्रीट वेंडर्स की नीड को भी रिकॉग्नाइज करना, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे कुछ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर न्यू चैलेंजेस भी फेस कर रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे वेंडर्स के ऊपर, उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, क्या गर्मी में आपको जो है शिकंजी पिला पाएंगे या नहीं पिला पाएंगे, उसका उन पे क्या असर पड़ेगा, क्या उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट होगी, उन्हें कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है इस गर्मी से, इस क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस से। ये सारे एस्पेक्ट पर भी बात करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो स्ट्रीट वेंडर है इनको कंपटीशन किससे है? सब्जी वालों को कंपटीशन ई कॉमर्स से, क्योंकि अब हम सब्जी ऑनलाइन बुला लेते हैं, वो हमारे घर पे छोड़ देता है, तो उससे कहीं ना कहीं उनकी जो इनकम है वो कम हुई है, उनकी लाइवलीहुड थ्रेटन हो रही है। ये सारे एस्पेक्ट उनके लिए नए चैलेंजेस होंगे। तो जो एक्ट है उसमें ब्रॉड वेलफेयर प्रोविजंस को इंक्लूड करने की ज़रूरत है, एक्ट को इनफैक्ट अमेंड करने की ज़रूरत है और जो न्यू चैलेंजेस हैं उसे एड्रेस करने की ज़रूरत है। होपफुली ये पूरा आर्टिकल समझ में आया है। लास्ट आर्टिकल है कोविड वैक्सीन लिंक टू ब्लड क्लॉट्स, द लॉसिट ऑन यूके ऑन कोविशील्ड। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और GS4 एथिक्स
मैथमेटिक्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको केस स्टडी पूछी जा सकती है इस पर्टिकुलर आर्टिकल से। लास्ट में बात करेंगे कैसी केस स्टडी आपको आ सकती है। प्रीलिम्स 2024 के लिए भी यार इक्वली इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन थीम के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेशली जो आपके कोविड वैक्सीन है उसके जो इम्पैक्ट रहे हैं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो हो रहे हैं लोगों के ऊपर, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस पर्सपेक्टिव से। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। रिसेंटली जो फार्मास्यूटिकल जायंट है एस्ट्राजेनेका, उन्होंने कहा है कि उनकी जो वैक्सीन थी AZD1222 वैक्सीन, जो कि इंडिया में कोविशील्ड के नाम से बनाई गई है, इसके कारण लोगों में जो प्लेटलेट काउंट है वो कम हो सकते हैं और कुछ रेयर केसेस में ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन भी हो सकता है। ये चीज़ पहली बार एस्ट्राजेनेका के द्वारा एक्सेप्ट की गई है। अगर मेडिकल टर्म्स में बात करें तो ये जो सिम्टम्स हैं ये किसके हैं? थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम्स के। तो पहली बार जो है एस्ट्राजेनेका ने इस लिंक को एक्सेप्ट किया है। वैक्सीन का डायरेक्टली किससे लिंकेज है? TTS से लिंकेज है, थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम से, और पहली बार ये एक्सेप्टेंस किया गया है। इसी फॉर्मूले के ऊपर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड को मैन्युफैक्चर किया था ड्यूरिंग कोरोना वायरस पेंडेमिक, और मोर देन 175 करोड़ कोविशील्ड डोजेस इंडिया में दिए गए हैं। 2 डोजेस पर पर्सन दिए गए थे, लगभग 175 करोड़ डोजेस इंडिया में दिए गए हैं। अब एस्ट्राजेनेका ने ये कहाँ कहा है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली खुद आके पब्लिक पे तो नहीं कहने वाले हैं कि हमारी जो वैक्सीन है उसके कारण रेयर केसेस में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। ये साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो शुरू में ही नहीं बताया गया, लोगों को इन्फॉर्म ही नहीं किया गया, इन्फॉर्म कंसेंट ही उनकी नहीं ली गई, उन्हें अंधेरे में रखा गया और ये साइड इफ़ेक्ट्स छुपाए नहीं, बस बोले हेडेक आ सकता है, बुखार आ सकता है, तो लोगों को लगा ये तो बड़े इश्यूज़ नहीं है। लेकिन अगर ये बता दें कि ब्लड क्लॉटिंग भी हो सकती है तो लोग फिर उसके बाद जो डिसीज़न लेते वो उनका होता कि उन्हें ये वैक्सीन लगानी है या नहीं लगानी है। तो इस तरह की चीज़ें छुपाई गई है किसके द्वारा? एस्ट्राजेनेका फार्मास्यूटिकल के द्वारा। लेकिन रिसेंटली इनके ऊपर बहुत सारे केसेस, बहुत सारे सूट फाइल किए गए थे यूनाइटेड किंगडम में, और कोर्ट में उन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करी है। ये जो सूट्स थे इनके अगेंस्ट में लाए गए थे कि इनकी वैक्सीन लगाने के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। लगभग 51 केसेस फाइल किए गए थे, जिसमें डैमेजेस के बारे में बात की गई थी जो कि लगभग 100 पाउंड मिलियन के अराउंड थे, और ये डैमेजेस क्लेम किए जा रहे थे इन 51 केसेस में। और इसी केस के दौरान जो एस्ट्राजेनेका है उन्होंने ये पॉसिबिलिटी को एडमिट किया है कि जो उनकी वैक्सीन है उसका संबंध TTS से हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि जेनेरिक केसेस में ये पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर टू रेयर केसेस में ही ये चीज़ें पॉसिबल है। अब जो TTS के सिम्टम्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। TTS अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो किस तरह के सिम्टम्स दिख सकते हैं? जैसे कि ब्रीथलेसनेस, इसके अलावा आपके चेस्ट में पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है ना, जहाँ हार्ट साइड वाला पोर्शन है वहाँ पर आपको इस तरह की चीज़ें फील हो सकती है। इसके अलावा जहाँ पर आपको ये इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, वैक्सीन लगाई जा रही है, वहाँ पर रेड स्पॉट पड़ना, इस तरह की चीज़ें हो सकती है, हेडेक होना, ये सारी तो चीज़ें मतलब नॉर्मल है। तो ये TTS के सिम्टम होंगे। थ्रोम्बोसिस एक्चुअल में करता क्या है? ये ब्लड क्लॉटिंग होती है इसके कारण, और इसके कारण जो आपकी वेन्स और आर्टरीज है उसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो रुक सकता है, और अगर एक बार ब्लड फ्लो रुक गया वेन्स और आर्टरीज में तो हो सकता है कि आपको जो है हार्ट अटैक आ जाए, आपको स्ट्रोक आ जाए, आपको बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो कॉम्प्लिकेशन डिपेंड करता है थ्रोम्बोसिस होता का है। थ्रोम्बोसिस का मतलब बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग ही है। अगर ब्लड क्लॉटिंग होती है, आर्टिलरी और वेन्स में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होता तो हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अर्लियर रिपोर्ट क्या कह रही है इसे देख लेते हैं। इंडिया ने 2021 में जब रोल आउट कर रहे थे तो उस समय भारत सरकार ने कहा था कि कोविशील्ड को कॉशन के साथ देने की ज़रूरत है, और उन लोगों को नहीं देना है जिनके प्लेटलेट्स काउंट काफ़ी कम है, उनको ये नहीं दिया जाएगा। यूरोपियन कंट्री की बात करें तो उन्होंने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के यूसेज को टेम्पररी पॉज कर दिया था, क्योंकि उसी समय ब्लड क्लॉटिंग के कुछ केसेस हमें देखने को मिले थे। हालांकि जो WHO है उन्होंने कहा था कि जो TTS के
साथ जो रिस्क है कोविशील्ड की वो बहुत कम है अगर डेटा उठाकर देखा जाए तो। अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम यूके सजेस्ट दैट द रिस्क इज अप्रॉक्सीमेटली 4 केसेस पर मिलियन अडल्ट। इसका मतलब एक केस पर 2.5 लाख लोगों में केवल एक केस आ रहा था। तो ये जो केसेस आ रहे थे ब्लड क्लॉटिंग के ये बहुत ज़्यादा कम थे और इसलिए इसे अप्रूव किया गया था। और यही चीज़ यूरोपियन यूनियन में अगर देखें तो एक केस पर 1 लाख पीपल आ रहा था। तो अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव्स की बात करें और नेगेटिव की बात करें तो पॉजिटिव आउटवे हो रहे हैं नेगेटिव से और इसलिए इस वैक्सीन को अलाउ किया गया है। और GS4 में एथिक्स में इसी तरह का केस आपको पूछा जा सकता है कि आप जो है कंपनी में काम करते हैं एस्ट्राजेनेका में और आपको पता चल गया है कि बहुत सारे केसेस में ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, तो आप क्या करेंगे? इंटरनली विसिल ब्लो करेंगे या फिर इंटरनल जितनी चीज़ें हैं उसे यूज़ करेंगे? किस तरीके की आपकी अप्रोच होगी, आपका कोर्स ऑफ एक्शन होगा? इस तरह की चीज़ें आपको मेंस GS4 में पूछी जा सकती है। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो टोटल डोसेस जितने भी एडमिनिस्टर किए गए थे उसमें TTS लाइक इवेंट्स जो है जो हुए हैं वो केवल 0.61 केसेस पर मिलियन डोजेस हुए हैं। तो इंडिया में बहुत कम हमें ये TTS के केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ने कहा था कि जो केसेस हैं वो बहुत मिनिस्कल हैं, ओवरऑल जो पॉजिटिव है वो ज़्यादा है और जो नेगेटिव है वो कम है, इसलिए इस वैक्सीन के यूसेज को कंटिन्यू किया जाएगा। अगर कोवैक्सीन की बात करें तो इसमें कोई भी ऐसे ब्लड क्लॉटिंग के इवेंट्स रिपोर्ट नहीं किए गए हैं। तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय।